हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग अभी कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पहले ही कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, उत्पादन की प्रणालियाँ जो हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्तियाँ, इन सारे टॉपिक पे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग शब्द जो है यह अंग्रेजी में इसे क्लास कहते हैं। इस शब्द का उद्भव जो है अर्थात उत्पत्ति लैटिन शब्द क्लासिस से हुआ है। मार्क्स ने ऐसा माना है कि पूंजीवादी समाज की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह वर्ग ही है। यही कारण था कि मार्क्स ने पूंजीवाद समाज के अलावा किसी अन्य तरह के समाज में वर्ग संरचना तथा वर्ग संबंधों का अध्ययन नहीं किया है। और यह भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र में मार्क्स के योगदान को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मार्क्सवादी चिंतन के अध्ययन को समझने के लिए हमें वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा को समझना बहुत ही आवश्यक है। मार्क्स ने अपनी संपूर्ण कृतियों में सामाजिक वर्ग की अवधारणा प्रयुक्त की है, लेकिन इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं की है। मार्क्स ने वर्ग संरचना की जो भी महत्वपूर्ण एवं विस्तृत व्याख्या की है वह उनकी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के तीसरे भाग में है। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दास कैपिटल को ही कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात और कहीं पे दास कैपिटल की जगह कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी आ जाए तो हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों पुस्तकें एक ही हैं और यह हम सभी जानते हैं कि जो दास कैपिटल है यह 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। पहला जो इसका वॉल्यूम है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। दूसरा जो वॉल्यूम है उसका नाम है द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल और तीसरा जो है वह है द प्रोसेस ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एज अ होल। तो इस प्रकार से हम लोग यह तीनों वॉल्यूम के नाम भी जान गए। अभी सामाजिक वर्ग के शीर्षक के अंतर्गत मार्क्स ने आय के 3 स्रोतों से संबंधित 3 विभिन्न वर्गों को अलग अलग कर परिभाषित किया है। अर्थात सामाजिक वर्ग में किस प्रकार से आय के स्रोत हमारे पास हैं, इस बेस पर इन्होंने वर्गों को 3 भागों में बांटा था। पहला जो वर्ग है वह है साधारण श्रम शक्ति पर निर्भर रहने वाले वे श्रमिक जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत ही श्रम होता है। अर्थात इसमें हम देखेंगे कि जो वेतनभोगी श्रमिक हैं या कामगार लोग हैं वे आ जाएंगे। दूसरा जो कैटेगरी है वह है पूंजीपति जिनकी आय का मुख्य स्रोत अतिरिक्त मूल्य अथवा उत्पादन से होने वाला लाभ है, तो इसमें हम लोग पूंजीपति को रखेंगे। तीसरा जो कैटेगरी है भूमिपति जिनकी आय का मुख्य स्रोत भूमि का किराया है, तो इसमें हम लोग भूमिपति को रखेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है इस वर्ग संरचना में 3 मुख्य वर्ग हैं। एक तो वेतनभोगी श्रमिक है अथवा कामगार इसे कह सकते हैं, दूसरा पूंजीपति तथा तीसरा भूमिपति। लेकिन अगर मोटे तौर पर समाज को देखा जाए तो 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पूंजीपति जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। इनके पास भूमि तथा पूंजी फैक्ट्री जैसे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, अर्थात ये उसके अधिकारी होते हैं। दूसरा वर्ग सर्वहारा होता है जिसके पास अपनी आजीविका के लिए अर्थात जीवन निर्वाह करने के लिए श्रम के अतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो मार्क्स ने सामाजिक वर्ग की सुनिश्चित परिभाषा देने का प्रयास किया है। उनके अनुसार किसी भी सामाजिक वर्ग का उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान होता है।
वर्ग को निर्धारित करने के लिए आखिर में इसका बेस क्या है, किस आधार पर हम किसी को किस वर्ग में रख सकते हैं, वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं, आखिर में इसका आधार क्या है। तो वर्ग कैसे बनते हैं तथा इनके निर्धारण का मुख्य आधार क्या है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। सभी मानव समूह वर्ग नहीं कहे जा सकते हैं। मार्क्सवादी संदर्भ में किन मानवीय समूहों को वर्ग कहा जा सकता है और किस समूह को वर्ग नहीं कहा जा सकता है। किसी भी सामाजिक वर्ग के निर्धारण में हमें दो प्रमुख आधार दिखाई देते हैं। पहला जो आधार है यह वस्तुपरक आधार होता है और दूसरा आधार जो है वह स्वचेतना परक आधार होता है। अब यह क्या होते हैं, इनको हम लोग अब डिटेल में समझ लेते हैं। वस्तुपरक आधार जो है इसमें उत्पादन के साधनों के साथ साथ जब व्यक्तियों के समान संबंध होते हैं तो ऐसे समूह को वर्ग कहा जाता है। उत्पादन के साधनों के साथ अर्थात उत्पादन के साधन में क्या आते हैं, उत्पादन के लिए जो भी आवश्यक साधन होते हैं उन सभी को उत्पादन के साधन में रखा जाता है। जैसे कि भूमि हो गया, कच्चा माल हो गया, फैक्ट्री है, पूंजी है, श्रम है, यह सभी के सभी उत्पादन के साधन में आते हैं। तो उत्पादन के साधनों के साथ जब व्यक्तियों के समान संबंध होते हैं तो ऐसे समूह को वर्ग कहा जाता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कृषि व्यवस्था में भी सभी खेतिहर मजदूरों के जो भूमि तथा भूमिपतियों से एक जैसे संबंध होते हैं, उसी तरह से भूमिपतियों के भूमि तथा खेतिहर मजदूरों से एक समान संबंध होते हैं। अर्थात जितने भी भूमिपति होंगे उन सभी के खेतिहर मजदूरों के साथ एक निश्चित संबंध पाए जाते हैं तथा जो मजदूर वर्ग है इनकी भूमिपतियों के साथ एक समान संबंध पाए जाएंगे। इस प्रकार से इस व्यवस्था में दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं, एक और श्रमिक वर्ग है और दूसरी ओर भूमिपति वर्ग है। लेकिन मार्क्सवादी संदर्भ में वर्ग निर्धारण के लिए यही संबंध सिर्फ पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में मार्क्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि वर्ग अपने आप में वर्ग होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे एक सचेत वर्ग होना चाहिए। अर्थात एक ऐसा वर्ग जिनकी उनकी खुद की चेतना हो कि हाँ हम अपने आप में एक वर्ग हैं, उनके अंदर यह चेतना होना आवश्यक है। तो मार्क्स ने वर्ग उन्हीं को कहा है कि जिनमें चेतना भी पाई जाए, संबंध तो पाए ही जाए एक जैसे, वो तो है ही है, लेकिन उनके अंदर आपस में चेतना भी पाई जानी चाहिए। मार्क्स के अनुसार किसी सामाजिक वर्ग के वस्तुपरक आधार ही उसके अपने आप में वर्ग होने का निर्धारण करते हैं। वर्ग का अपने आप में वर्ग होने को किसी भी सामाजिक वर्ग का वस्तुपरक आधार माना जाता है। अर्थात वस्तुपरक आधार का अर्थ क्या है, जैसे अभी हम लोग उदाहरण से समझे थे कि जो मजदूर वर्ग है वह एक वर्ग है और उनका भूमिपतियों से एक समान संबंध पाया जाएगा। जिस प्रकार से एक मजदूर का भूमिपति संबंध होगा वैसे सारे मजदूरों का एक जैसा ही संबंध भूमिपति से पाया जाएगा। उसी प्रकार से एक भूमिपति से जो मजदूरों का संबंध होगा वैसे ही सारे जो भूमिपति हैं उन सबके मजदूरों से एक जैसे ही संबंध पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से दो वर्ग में हमें दिख रहा है, इसे वस्तुपरक हम वर्ग कह सकते हैं। परंतु मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा देते समय केवल वस्तुपरक आधारों को ही वर्ग का पूर्ण आधार नहीं माना है, बल्कि उन्होंने वर्ग के दूसरे प्रमुख आधार अर्थात स्वचेतनापरक आधार को भी समान रूप से ही महत्व दिया है। स्वचेतनापरक आधार अर्थात इन्हें सब्जेक्टिव कहते हैं। इसको समझ लेते हैं कि यह क्या है। किसी भी समाज में अनेक समूह होते हैं। यदि इन समूहों को हम पहले आधार पर ही वर्ग मान लें तो ऐसे वर्ग वर्ग न होकर केवल सम वर्ग होंगे। अर्थात यह एक कैटेगरी बस हो जाएगी कि हाँ यह मजदूरों की एक कैटेगरी है और ये भूमिपतियों की एक कैटेगरी है। तो मार्क्स कहते हैं कि वर्ग निर्धारण में स्वचेतनापरक आधार अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।
इस प्रकार किसी भी वर्ग में सदस्यों के उत्पादन साधनों से न केवल एक से संबंध होते हैं, बल्कि उनमें इस बात की भी जागरूकता या वर्ग चेतना पाई जाती है कि वे एक ही वर्ग के सदस्य हैं, अर्थात मजदूर वर्ग है और भूमिपति वर्ग है। ये दो वर्ग होना अपने आप में आवश्यक नहीं है। मजदूर वर्ग की आपस में एक ये चेतना भी होनी चाहिए कि हम सभी मजदूर वर्ग हैं, या यह जो वर्ग है यह मजदूरों का है। और जो भूमिपति वर्ग है इनमें भी यह स्वचेतना पाई जाएगी कि हम जो हैं वह भूमिपति हैं, अर्थात हमारा जो वर्ग है यह भूमिपतियों का वर्ग है। यह चेतना उनके अंदर आनी चाहिए। तो इस चेतना के साथ जो वर्ग हमें दिखाई देता है इसे ही स्वचेतना परक वर्ग कहा जाता है। वर्ग के बारे में एक सी ही चेतना कि वे एक ही वर्ग के सदस्य हैं किसी भी वर्ग के सदस्यों को सामाजिक क्रिया हेतु संगठित करने का आधार बन जाती है। अर्थात जब एक वर्ग में चेतना आ जाती है तो उनको कोई भी जो क्रियाकलाप करना है वह काफ़ी एक साथ संगठित हो के करते हैं, क्योंकि अंदर उनकी यह भावना आ जाती है, फीलिंग आ जाती है कि हम सभी एक ही वर्ग से जुड़े हुए हैं। अपने वर्ग हितों के लिए संगठित प्रयास करने की यह वर्ग चेतना मार्क्स के शब्दों में सही वर्ग चेतना है। इसी को मार्क्स ने सचेत वर्ग या क्लास फॉर इटसेल्फ कहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लास फॉर इटसेल्फ किसे कहते हैं, जिसे सचेत वर्ग भी कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा वर्ग जिसके अंदर जब चेतना का उद्भव हो जाता है, चेतना के विचार उनके अंदर आ जाते हैं कि हम सभी एक ही वर्ग से संबंधित हैं, तो यह सचेत वर्ग या फिर क्लास फॉर इटसेल्फ कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक जो बातें हम लोग समझ रहे हैं, यह वर्ग का आखिर में उदय हुआ कैसे है, इसके पीछे का आधार क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग एक बार वर्ग को समझ लेंगे अच्छे से, तो वर्ग संघर्ष को भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। इतिहास में समाजों का जो वर्गीकरण हुआ है और वर्गों का जो उदय हुआ है, इसके पीछे क्या कारण थे या किस प्रकार से वर्गों का उदय हुआ है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। मार्क्स ने मानव इतिहास को आर्थिक अवस्थाओं अर्थात उत्पादन प्रणाली के आधार पर विभिन्न अवस्थाओं में बांटा है। यह हम सभी को पता है कि इन्हीं आधारों पर उन्होंने एशियाटिक, प्राचीन, सामंतवादी तथा पूंजीवादी उत्पादन के 4 प्रमुख तरीके बताए हैं। मार्क्स के अनुसार सामाजिक विकास की जो सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, अर्थात जो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाएगी, वह साम्यवाद होगी। वर्गों के उदय के बारे में हम लोग समझने के लिए जो पूंजीवादी अवस्था है उससे पहले की जो 3 अवस्थाएं हैं, जो कि आदिम साम्यवादी अवस्था है, दास अवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, इन तीनों को हम लोग जब समझेंगे तब जाके जो वर्ग की अवधारणा कैसे आती है। क्योंकि वर्ग की जो अवधारणा है वह हम पूंजीवाद में देखते हैं। जो 2 वर्ग में हम देखते हैं, पूंजीपति वर्ग में और जो सर्वहारा वर्ग है, इसमें देखते हैं। तो इसको आखिर में इस रूप में किस प्रकार से आया है, यह इतिहास के हमारे एक से दूसरे चरण में विकास होते हुए और किस प्रकार से वर्ग जो है वो हमारे पूंजीवाद में दिखाई देता है, इसको हम लोग इतिहास में जाके समझने की कोशिश करेंगे। आदिम साम्यवादी अवस्था जो है वह मनुष्य के समाज के इतिहास में सबसे पहली अवस्था और मनुष्य के संगठन का सबसे सरलतम स्वरूप था। यह अवस्था हजारों वर्षों तक चलती रही। मनुष्य जो लकड़ियों के डंडे तथा पत्थरों जैसे आदिम तरीकों से अपनाकर और अपना शिकार करते थे, जंगली भोजन एकत्रित कर अपना जीवन यापन करते थे। समय के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य ने आदिम औजारों को और ज़्यादा सुधारा और उन्होंने आग जलाना सीखा, कृषि तथा पशुपालन करना सीखा। इस अवस्था में उत्पादन की तकनीकी
बहुत ही निम्न स्तर की थी। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो उत्पादन की शक्तियाँ थीं वह बहुत ही निम्न स्तर की थीं। उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों के संयुक्त स्वामित्व पर आधारित थे। अर्थात जो उत्पादन के संबंध थे वह हम सभी देखते हैं कि जो आदिम साम्यवादी अवस्था है उसमें जितनी भी भूमि था या जो भी वस्तुएं रहती थी सभी पे सबका समान अधिकार होता था। अर्थात यह कह सकते हैं कि यह जो संबंध थे वह परस्पर सहायता एवं सहयोग पर निर्भर थे। इन संबंधों की प्रकृति परस्पर सहयोग के लिए इसलिए भी थी कि उस समय प्रकृति के प्रकोपों, जो भी प्रकृति का प्रकोप होता था, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा है या बाढ़ आ रही है या इस तरीके की कुछ भी सूखा पड़ रहा है, कुछ भी इस तरीके की जो प्रकोप होते थे और भीषण शक्तियों से मनुष्य सामूहिक रूप से मिलकर निपट सकता था। क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा डेवलप थी नहीं, लोगों को प्रकृति के बारे में भी इतनी ज़्यादा पता नहीं था, तो इसलिए किसी भी प्रकृति के प्रकोप से निपटने के लिए लोग सामूहिक रूप से एक साथ रहकर और इन समस्याओं से निपटते थे, क्योंकि उनके औजार और उनकी तकनीकी भी बहुत ही निम्न स्तर की थी। इस अवस्था में एक दूसरे का शोषण न होने के दो कारण थे। एक तो उत्पादन के साधन, अर्थात उपयोग में लाए जाने वाले औजार जो थे वह साधारण किस्म के थे, जैसे भाला, लाठी, धनुष तथा तीर आदि ऐसे औजार रहा करते थे। इसीलिए किसी व्यक्ति अथवा समूह का औजारों पर एकाधिकार नहीं होता था, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हर कोई बना सकता था और हर किसी के पास ये औजार मौजूद रहते थे। दूसरा, उत्पादन भी निम्न स्तर का होता था, अर्थात बहुत ही कम होता था। लोग केवल जीवन निर्वाह कर पाने के लिए ही समर्थ होते थे। सभी के काम करने के बावजूद उत्पादन केवल इतना ही होता था कि सबका जीवन निर्वाह हो सके। अतः यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें कोई भी किसी का कोई मालिक अथवा सेवक नहीं था, सभी व्यक्ति एक समान थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ मनुष्य ने अपने औजारों और उत्पादन तकनीकों को और बेहतर बनाना शुरू किया तथा इसके साथ साथ आवश्यकता से अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अर्थात जैसे जैसे उत्पादन की तकनीकी में विकास होने लगा उसी के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन भी होने लगा। इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण कुछ लोगों के पास निजी संपत्ति संचित होने लगी। अर्थात कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पास संपत्ति को इकट्ठा करने लगे और आदिम समानता का स्थान समाज में सामाजिक असमानता ने ले लिया। इस प्रकार से समाज में सामाजिक असमानता दिखने लगी। इस अवस्था में पहली बार दास तथा मालिकों के रूप में परस्पर विरोधी वर्ग अस्तित्व में आए। इससे हम सभी को यह पता चल रहा है कि किस प्रकार उत्पादन की शक्तियों के विकास के फलस्वरूप आदिम साम्यवादी अवस्था का स्थान दास अवस्था ने ले लिया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि आदिम साम्यवादी अवस्था में वर्ग नहीं थे तथा वर्ग बनने के साथ साथ दूसरी अवस्था आ गई जिसे दास अवस्था कहा गया। अर्थात हम अगर आदिम साम्यवाद की बात करें तो उसमें तो वर्ग नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से जैसे ही समाज में सामाजिक असमानता होने लगी वैसे ही वर्ग के रूप में लोग दिखने लगे और जो वर्ग का एक रूप हमें दिख रहा था उसी के साथ साथ ही दूसरी अवस्था आ गई जिसे हम दास अवस्था कहते हैं। दास अवस्था में आदिम औजारों को और ज़्यादा सुधार किया जाने लगा। पत्थर और लकड़ी के औजारों के स्थान पर कांसे तथा लोहे के औजारों ने ले लिया। इसी अवस्था में बहुत ही बड़े स्तर पर कृषि, पशुपालन, खान उद्योग तथा हस्तकला जैसी विधियों का भी विकास हुआ। उत्पादन की इस तकनीकी जानकारी अथवा उत्पादन की इन शक्तियों के विकास के कारण उत्पादन के संबंधों में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। ये संबंध इस बात पर आधारित थे कि मालिक का गुलामों, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन के साधनों पर पूर्ण स्वामित्व था। अर्थात यहाँ पर दास अवस्था में हमें यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मालिक और गुलाम दो वर्गों में हमें वह समाज दिखाई दे रहा है।
इस अवस्था में मालिक गुलामों को उत्पादन का सिर्फ इतना ही हिस्सा देते थे जिससे कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वह भूखे मर न जाएं, ताकि वह हमारे खेतों में काम करते रहें, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते रहें, हमारी सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करते रहें और बस वह ऐसे ही जिंदा रहें। और इस प्रकार से मानव इतिहास में पहली बार मनुष्य के द्वारा शोषण का इतिहास प्रारंभ हुआ और इसी के साथ वर्ग संघर्ष का इतिहास भी अस्तित्व में आया। समय के साथ साथ उत्पादन की शक्तियों का विकास निरंतर जारी रहा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ने की प्रक्रिया में दास प्रथा एक बाधा प्रतीत होने लगी, क्योंकि उससे भी तो आगे बढ़ना था। उत्पादन की नई नई शक्तियाँ आ रही थी, अर्थात नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए नए संबंध बन रहे थे। तो यह सारी जो विकास की प्रक्रिया चल रही थी, इसके कारण दास प्रथा भी इस विकास में एक बाधा सी प्रतीत हो रही थी। उत्पादन की नई शक्ति उच्च उत्पादन के उद्देश्य से प्रेरित थी तथा इसके लिए उत्पादन के उपकरणों का और बेहतर होना भी जरूरी था, परंतु गुलामों की इस नई प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं थी। वह जैसे जीवन जी रहे थे वैसे ही जीवन जीना चाहते थे, क्योंकि इन सब से उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उन्हें पता था कि जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी ये हमसे उतनी ही ज़्यादा काम लेंगे और हमारी स्थिति में तो कोई सुधार नहीं होने वाला है। समय के साथ साथ मालिक वर्ग और दास वर्ग में संघर्ष चरम सीमा तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप दास क्रांतियां हुईं। पड़ोसी जनजातियों के आक्रमण के साथ साथ इन क्रांतियों के फलस्वरूप दास प्रथा की जड़ें भी हिल गईं और एक नई अवस्था का उद्भव होता है, जिसे मार्क्स ने सामंतवादी अवस्था कहा है। सामंतवादी अवस्था में उत्पादन की शक्तियों का विकास जारी रहा। मनुष्य ने इस अवस्था में मानव श्रम के अतिरिक्त ऊर्जा तथा अजैविकीय शक्ति के स्रोत प्रयोग में लाने शुरू कर दिए, जिसमें से जल और वायु प्रमुख थे। कारीगरी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, नए औजारों और मशीनों का आविष्कार हुआ तथा पुराने औजारों को और ज़्यादा सुधार किया गया। इस अवस्था में निपुण जो कारीगर थे उनसे उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उत्पादन की शक्तियों के विकास के कारण उत्पादन के सामंतवादी संबंधों की स्थापना हो गई। ये सामंतवादी संबंध भूपतियों और भूमिहीन किसानों के मध्य स्थापित हुए। जैसा कि हम लोग दास प्रथा में देखें कि जो मालिक और दास में संबंध थे, वह धीरे धीरे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का या उत्पादन की शक्तियों का विकास होता है, तो यह संबंध बदल के सामंतवादी जो भूपति थे और भूमिहीन किसानों के मध्य ऐसे संबंध स्थापित हो गए। इन संबंधों में महत्वपूर्ण बात यह थी कि भूमिहीन कृषकों पर भूपति सामंतों का पूरी तरह से अधिकार था और ये सामंत इन कृषकों का शोषण करते थे। दास प्रथा की तुलना में ये संबंध अधिक प्रगतिशील थे, क्योंकि इनके अंतर्गत दासों की तुलना में श्रमिकों की स्थिति बेहतर थी और श्रमिक कुछ हद तक अपने श्रम में रुचि लेने लगे थे। इसके साथ साथ इस अवस्था में कृषक तथा कारीगर कुछ लघु स्तरीय उत्पादन के औजारों और कृषि की छोटी जोत के मालिक भी हो सकते थे, अर्थात उनको भी छोटे छोटे स्तर पे कुछ कुछ अधिकार दे दिए गए कि ठीक है, ये अपनी ज़मीन ले लो और तुम अपने अनाज पैदा कर सकते हो, अपना जीवन निर्वाह अपने तरीके से थोड़ी सी छूट दे दी गई थी। समय के साथ साथ नए आविष्कार हुए, जिससे उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन आया, जनसंख्या में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ी और यह हम सभी जानते हैं कि उपनिवेशीकरण युग का प्रारंभ होता है, जिसके कारण नए नए बाजार अस्तित्व में आए। नई प्रौद्योगिकी तथा आवश्यकताओं के कारण बड़े स्तर पर उत्पादन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इन सब बातों ने असंगठित श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया में एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कि क्या थे? फैक्ट्री या उद्योग कहलाए। इसका परिणाम यह हुआ कि पहले से ही एक वर्ग संघर्ष का बीज देखा जा रहा था, वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और भूमिपतियों के विरुद्ध इन्होंने कृषक वर्ग ने क्रांति का रूप ले लिया। उत्पादन की नई व्यवस्था में मुक्त श्रमिक की आवश्यकता थी, जबकि भूमिहीन कृषक का श्रम केवल जमीन से जुड़ा हुआ था। अतः उत्पादन की
नई शक्तियों ने उत्पादन के संबंधों को भी परिवर्तित कर दिया। क्या है इसका अर्थ? क्योंकि जो नई नई उत्पादन की व्यवस्था उत्पन्न हो रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिकों की ज़रूरत थी, जबकि जो भूमिहीन कृषक था उसका श्रम जो था वह सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से जुड़ा हुआ था, मतलब वह सिर्फ खेतों पे काम करता था। तो वह, और बहुत ऐसे थे जो भूमिहीन मजदूर थे, श्रमिक थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वह सीधे जो उद्योग थे या जो फैक्ट्री थी उधर की तरफ वो लोग अग्रसर हो जाते हैं, उधर की तरफ वो लोगों का रुझान हो जाता है। और इस कारण से नई शक्तियों ने उत्पादन के संबंधों को भी परिवर्तित कर दिया। इसके फलस्वरूप सामंतवादी उत्पादन के तरीके का पूंजीवादी उत्पादन के तरीके में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि पूंजीवाद के समय में वर्ग संघर्ष किस प्रकार से तीव्र हुआ। पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों का जो प्रमुख लक्षण था वह बहुत ही बड़े स्तर पर उत्पादन था। इस व्यवस्था के अस्तित्व में आते ही हस्तकला क्षेत्रों तथा लघु कृषि का स्थान बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और उद्योगों ने ले लिया। मार्क्स और एंजल्स ने मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी में यह बतलाया है कि पूंजीवादी उत्पादन शक्तियों ने किस तरह से नए आविष्कारों से बड़ी बड़ी आबादियों का नक्शा ही बदल दिया। पिछली 2 शताब्दियों में पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों में इतना अधिक परिवर्तन आया कि ऐसा परिवर्तन संपूर्ण मानव इतिहास में इसके पहले कभी भी नहीं देखने को मिला था। उत्पादन की शक्तियों की इस तीव्र प्रगति में पूंजीवादी उत्पादन के संबंध का भी योगदान था। पूंजीवादी उत्पादन के संबंध उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों के स्वामित्व पर आधारित थे। उत्पादक अथवा औद्योगिक श्रमिक कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, अर्थात किसी जमीन अथवा किसी विशेष फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं। इस व्यवस्था में श्रमिक की स्वतंत्रता इस अर्थ में है कि वह अपनी मन मर्जी से किसी भी पूंजीपति के पास अपने कार्य करने को जा सकता है, परंतु वह बुजुर्गा वर्ग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व न होने के कारण उसे अपनी श्रम शक्ति बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उसे किसी न किसी पूंजीपति के पास कार्य करना ही पड़ता है। इस प्रकार के वह शोषण के चक्र से बच नहीं पाता है। हालांकि पहले की अपेक्षा जो पहले की व्यवस्था हमें दिखी, जो कि दास व्यवस्था दिखी और सामंतवादी व्यवस्था दिखी, इन सारी व्यवस्थाओं की तुलना में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र औद्योगिक श्रमिक शोषण के कारण अपने वर्ग हितों के प्रति अधिक सचेत रहते हैं और अपने आप को कामगार आंदोलन के रूप में संगठित करते हैं, अर्थात या अपना खुद का एक ग्रुप बनाकर या वर्ग बनाकर और उसमें संगठित होते हैं, जो कि किसी भी जो कि उनकी पसंद की चीज़ें नहीं होती हैं उन पे वह आंदोलन भी कर सकते हैं। यह आंदोलन बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्ष को तेज करता है। इसमें सर्वप्रथम बेहतर वेतन और काम करने की दशाओं के लिए सौदेबाजी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आंदोलन का जो रूप दिखता है बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध में, इसमें सबसे पहला जो आता है वह वेतन और अपने काम करने की दशाओं के लिए, कि हमारे काम करने का जो कंडीशन है उसको थोड़ा सुधारा जाए, इसके लिए जो सौदेबाजी का आता है वह मुख्य हो जाता है। परंतु अंत में इसका उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का तख्त पलटना होता है। मार्क्स ऐसा मानते हैं कि इसका जो अंतिम उद्देश्य है वह तो यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था का हमें तख्ता पलट करना है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था असमानता, शोषण तथा वर्ग संघर्ष के सबसे उग्रवादी स्वरूप का प्रतीक है। ये कारण मिलकर समाजवादी क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात पुष्ट करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक नई अवस्था का प्रादुर्भाव होगा और जिसे ही साम्यवाद कहा गया है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन जो कि 1917 में हुआ था के समय में पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने वाली क्रांति के रूप में साम्यवाद की अवधारणा का प्रयोग किया जाने लगा था। लेकिन अब समाजवाद का जो अभिप्राय निकाला जाता है वह यह है कि शांतिपूर्वक व वैधानिक गतिविधि द्वारा लाए गए दीर्घकालीन बहुत लंबे समय
तक के लिए परिवर्तनों से समझा जाता है, जबकि साम्यवाद का जो वास्तविक अर्थ है वह हिंसात्मक क्रांति द्वारा लाए गए परिवर्तनों से है। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो कि 1844 में प्रकाशित हुई थी, मार्क्स ने इसमें लिखा है कि साम्यवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति, स्व का अलगाव अर्थात जिसे सेल्फ एलियनेशन कहते हैं, तथा मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की इस प्रकार से कल्पना की थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो भी वर्ग और वर्ग संघर्ष हमें दिखाई दिया, इसमें जो इसका मुख्य आधार है वह आर्थिक संरचना है अर्थात उत्पादन प्रणाली है। और यह हम सभी मानते हैं, मार्क्स की यह मुख्य विचारधारा ही रही कि अगर अधोसंरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर या बेस आधार जो भी इसे बोलते हैं, इसमें अगर कोई परिवर्तन पाया जाता है तो अधिसंरचना जिसे कि सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसमें भी मौलिक परिवर्तन आता ही आता है। और यह हम सभी जानते हैं कि जो उत्पादन प्रणाली है इसमें उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध दोनों को हम देखते हैं। तो अगर हम यह मानते हैं कि उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन प्रणाली में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। मार्क्स ने कहा है कि आज तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसका अर्थ है कि समाज का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष की अवस्था, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं और कालों का साक्षी रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास दास प्रथा से प्रारंभ होकर सामंतवादी अवस्था में जारी रहता है। पहले वर्ग संघर्ष दास तथा मालिक वर्गों के मध्य शुरू हुआ। सामंतवादी अवस्था में वर्ग संघर्ष भूपति सामंतों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों के मध्य होता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन तथा वर्ग संघर्ष के कारण समाज में इस सामंतवादी व्यवस्था का स्थान पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर अर्थात सबसे टॉप पर पहुंच जाता है, जिससे कि कामगार वर्ग का आंदोलन एक ठोस रूप में नजर आता है। पूंजीपतियों के वर्ग और औद्योगिक श्रमिकों के मध्य संघर्ष के कारण पूंजीवादी व्यवस्था का स्थान समाजवाद ले लेता है और इस क्रांतिकारी आमूल परिवर्तन को मार्क्स ने क्रांति कहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वर्ग और वर्ग संघर्ष की यह अवधारणा अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से इस बात को समझा है कि किस प्रकार से वर्ग का उदय होता है और किस प्रकार से उनमें अवरोध देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है, और एक जो अवस्था है उससे दूसरी अवस्था में किस प्रकार से वर्गों में भी परिवर्तन देखने को, उनके संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह चीज़ें हम लोग, यह सारी बातें बहुत ही डिटेल में हम लोग समझे हैं और अपने अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग मार्क्स की जो अलगाव की अवधारणा है उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर में मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा के बारे में किस प्रकार से विचार दिए हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।